हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और हमने पूरी तरह से 2 पाठ पूरे करा दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और पाठ 2 अम्ल क्षार एवं लवण। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम कंटिन्यू चल रहे हैं। और आज हम लेकर के आए हैं पाठ 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। मैंने आपको बोला है कक्षा 10 की विज्ञान को बहुत ही प्रैक्टिकली करके पढ़ेंगे। ओके। और इसी के साथ ही हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, धातु भी प्राकृतिक में पाई जाती है और अधातु भी प्रकृति में पाई जाती है बच्चों। और वीडियो के अंत तक बने रहे। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने वो इंक्लूड किए हैं जो पेपर में आएंगे और पहले भी आए हुए हैं। मेरे पढ़ाए हुए का अंदाज आपको आने वाले बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और छमाही पेपरों में पता लग जाएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो को हल्के में ना ले। एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों, धातु किसे कहते हैं? देखिए, वे तत्व तत्व आप पढ़ते आए हो। पार्ट 1 में आपने तत्व पढ़े थे, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? तत्व ही हैं। वे तत्व जो उष्मा उष्मा होती है हीट, उष्मा विद्युत होती है बिजली, मतलब इलेक्ट्रिक। वे तत्व जो उष्मा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है ना? चालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। अब आप कोई भी धातु लो ऐसी जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है ना? या जो क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे जो तत्व, उन्हें क्या बोलेंगे? हम धातु बोलेंगे। और धातु क्या होती है? हमेशा चमकदार होती है। वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं तथा चमकदार होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे Fe को क्या बोलेंगे? लोहा, मतलब आयरन। Cu को कॉपर, तांबा। Al को एल्यूमिनियम। Au को सोना। Ag को चांदी, जिंक। ठीक है ना? आपका ये Sn हो जाएगा टीन। Pb हो जाएगा आपका, जिसको आप लेड बोलते हो ना, Pb शीशा। Hg हो जाएगा पारा। ओके बच्चों, तो ये जितने भी पदार्थ तत्व हैं, ये क्या है? सब धातु है। अब आप मुझे बताओ, आयरन एक को समझ लो आप। आयरन लोहा होता है, आपको पता है लोहा चमकदार भी होता है और लोहे में करंट भी दौड़ता है, मतलब बिजली भी दौड़ती है इसमें। ठीक है ना? धातु आप समझ गए। अब चलो अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व, बस इसका उल्टा करना है। वे तत्व जो उष्मा व विद्युत के कुचालक कुचालक होते हैं। मतलब इसका मतलब है ना तो उसमें उष्मा प्रवाहित हो सकती और ना उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती। ठीक है ना? ना तो उसमें उष्मा प्रवाहित होगी और ना उसमें विद्युत प्रवाहित होगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। और ये तत्व कैसे होते हैं? ये तत्व चमकहीन होते हैं। चमकहीन का मतलब होता है उनमें कोई चमक नहीं होती। ठीक है? अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ईटीसी, ये सब क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन है ना? आप बताओ, ऑक्सीजन में कोई चमक है? नहीं है। ये हीट होती है, उष्मा होती है इसमें, ऑक्सीजन में नहीं। ठीक है ना? अब आप देखो, जो तत्व उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं उन्हें तो बोलेंगे हम अधातु, और जो क्या है? उष्मा विद्युत के चालक हैं उन्हें बोलेंगे धातु। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाए, धातु और अधातु में दो दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए। आप लिख दोगे तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। आगे चलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य का मतलब होता है खींचना। तन्य मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं? वो है गोल्ड। यार सुनते सुनते याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। तन्य का मतलब क्या होता है? धातु को खींचना। ऐसी कौन सी धातु है
जो सबसे अधिक खींची जा सकती है वो क्या है बच्चों? गोल्ड है, सोना है। अब सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है? आघात मतलब चोट पहुंचाना, किसी को पीटना, और वर्धनीयता माने बढ़ना, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसको पीट करके बढ़ाया जा सकता है, मतलब पीट करके पतले चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी कौन है बेटा? गोल्ड। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? पारा। इसको हम क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोल सकते हैं बच्चों। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। इसका प्रतीक क्या है? के। बच्चों ये एक एक नंबर में, दो दो नंबर में क्वेश्चन हमेशा बार बार आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। ये एक एक नंबर के हैं, आगे दो दो नंबर के हैं, फिर तीन तीन नंबर के हैं, इस प्रकार से हैं। ओके बच्चों, अब थोड़ा आगे चलते हैं हल्का। अब देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु पता लगी गोल्ड है, और कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है बच्चों? पारा यानी मरकरी। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है बच्चों? सोडियम है। सोडियम है और पोटेशियम है। ओके बच्चों, मतलब जो धातु चाकू से काटी जा सकती है वो क्या है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का जो सूत्र है वो क्या है बच्चों? Na, और पोटेशियम का K। सबसे अच्छा विद्युत का चालक, जो सबसे अधिक विद्युत का चालक है वो कौन सी धातु है बच्चों? चांदी। ठीक है ना। अगर कोई बोले कि सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक है, कंडक्टर है, वो कौन है बच्चों? चांदी। और सबसे अच्छा उष्मा का चालक भी कौन है? चांदी। अब चालक का मतलब मैंने आपको बता रखा है, रटने वाली आवश्यकता कुछ नहीं है, पढ़ाई को समझा जाता है। और हमारे कार्तिक एजू हब जो चैनल आपके प्यार से, आपके लिए, आपके जीवन को चमकाने के लिए बनाया गया है, स्पेशल इसी के लिए ही बनाया गया है। हम आपको पढ़ाते नहीं हैं, समझाते हैं, और समझा हुआ इंसान कभी नहीं भटक सकता। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? सुचालक। कुचालक क्या है? सुचालक क्या है? ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। सुचालक क्या है? ग्रेफाइट। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है? अधातु। हमने बताया था अधातु क्या होती है? कुचालक। अधातु क्या होती है? कुचालक। लेकिन ये अपवाद है, एक ऐसा भी पदार्थ है ग्रेफाइट जो अधातु है लेकिन फिर भी क्या है? विद्युत का सुचालक। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। देखो द्रव अवस्था में क्या बोला इसने? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। फिलहाल धातु पाई जा रही थी वो कमरे के ताप पर। अब द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु क्या है? ब्रोमीन। क्या है बच्चों? ब्रोमीन, Br। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो मैंने आपको बताया था पहले भी, अब धातु और अम्ल की अभिक्रिया करेंगे, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आगे चलते हैं इसी प्रक्रिया में। अब देखो बच्चों, गैल्वेनीकरण क्या है? देखो गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है, ये क्या करती है? लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। जिंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक। गैल्वेनीकरण क्या है? देखो जब आपकी वस्तु, कोई लोहे की वस्तु है, आप उसको बाजार से ले आए, वो खराब होने लगी, धीरे धीरे रखी रखी उस पर जर लग गया बच्चों, तो एक गैल्वेनीकरण प्रक्रिया होगी जिसके थ्रू लोहे को साफ करके उस पर जस्ते की, मतलब जिंक की परत चढ़ाई जाएगी। उससे क्या होगा? लोहा सुरक्षित रहेगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है। और क्या है? लोहे को बचाने के लिए जंग से पेंट कर दो लोहे पर, ठीक है ना, और नमी और जल से दूर रखो। मतलब गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? जब लोहे पर जंग लगता है ना, तो जंग से बचाने के लिए
हम जिंक की परत भी चढ़ाते हैं, तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जो लोहे पर, देखो लोहे का सूत्र तो Fe, लेकिन जो जंग लग रहा है उस पे, उसका सूत्र क्या है बच्चों? Fe2O3 H2O। ये क्या है? लोहे का सूत्र है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? मैंने पीछे बताया था, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है बच्चों? पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? सोना। जो बहुत ही कम अभिक्रिया करेगा वो क्या है? सोना है। और जो सबसे अधिक अभिक्रिया करेगा क्या है? पोटेशियम। अभिक्रियाशील का मतलब होता है, आप ये बताओ, आपके घर में आपकी मम्मी या पापा सोने की अंगूठी पहनते होंगे, तो आपको पता है वो पानी में कई बार दिन में नहा लेती है सोने की अंगूठी, ठीक है ना, लेकिन वो खराब नहीं होती क्योंकि वो पानी से अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन पोटेशियम है, पोटेशियम को अगर हल्का सा ही पानी दिखा दो तो वो तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जबकि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम, वही Na, सोडियम का सूत्र क्या है बच्चों? Na को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है आपको पता है ना? क्योंकि वह वायु और जल से तुरंत अभिक्रिया करता है। जब वह वायु और जल से तुरंत अभिक्रिया करेगा तो नुकसान के चांस, आसपास के एरिया को नुकसान के चांस अधिक रहेंगे, इसलिए इसको क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि वायु और जल से तुरंत अभिक्रिया करता है। कौन? सोडियम। आगे चलते हैं। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभय मतलब, देखिए उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयक होता है कॉमन, जो मतलब कोई ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे मैंने आपको बताई थी क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे चलिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र माने होता है मिश्रण। घर में मिक्सी आती है ना, उसमें क्या करते हैं आप? मिक्सी में टमाटर, प्याज, लहसुन सब मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मिक्स मसाला। लेकिन यहाँ पे मिक्स किसको कर रहे हैं? धातु को, मिश्र कर रहे हैं धातु को, तो यहाँ क्या बन जाएगी? मिश्र धातु। मतलब जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं, मतलब समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। कोई हार्ड भाषा नहीं है, बहुत ही सामान्य भाषा में बता रहा हूं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। जैसे पीतल देखा है आपने, पीतल के पतीले, पीतल के गिलास होते हैं, पीतल की थालियां होती हैं, कटोरियां होती हैं, तो पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है कॉपर से और जस्ता से, मतलब जिंक से। कॉपर को बोलते हैं तांबा, ठीक है। कॉपर के जो पंखों में तार लगे होते हैं, ठीक है, तो कॉपर से और जस्ते से क्या मिलके क्या बनता है? पीतल बनता है मिलके। तो ये किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। आगे देखो, आयनिक यौगिकों के दो गुण लिखिए। आयनिक, मैंने आयन पढ़ाया था आपको, H धनायन, H ऋणायन, दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था, पहले चैप्टर में पढ़ाया था, वही वहीं से ये भी। देखो हर एक चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से लिंक करता है। आयनिक यौगिकों के दो गुण लिखिए। देखो, इनका गलनांक एवं कवथनांक उच्च होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, इनका गलनांक एवं कवथनांक क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। ओके, आगे देखिए। जलीय विलयन में थोड़ा नोट्स नहीं दिख रहे थे, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब देखो भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी। और मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। जैसे पीतल, तो पीतल किससे मिलकर बनेगा? कॉपर से और जस्ते से। आयनिक यौगिकों के दो गुण लिखिए। इनका गलनांक एवं कवथनांक उच्च होता है। जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं आयनिक यौगिक। ओके, आगे देखो। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में
विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते? भाई आप ये बताओ, अगर आयनिक यौगिक ठोस होंगे तो क्या उनमें इलेक्ट्रिक बहेगी? आप खुद सोचिए। अगर पानी बर्फ है, क्या उस बर्फ में इलेक्ट्रिक दौड़ सकेगी? नहीं, क्योंकि जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो कैसे बिजली बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो यही कारण है भाई, जब ठोस है आयनिक यौगिक तो उसमें क्या होगा, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। अगर ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते तो सीधी सी बात है, विद्युत का संचालन भी नहीं होगा। ओके बच्चों, आगे देखते चलिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही बिंदास है, हमेशा बार बार पेपर में आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि कमेंट में लिखना, धातु एवं अधातु में अंतर। तो धातु क्या है? उष्मा और विद्युत की सुचालक। अधातु सामान्यतः क्या होती है? कुचालक होती है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता। धातुओं में क्या होता है? धातुओं को पीट करके, आघात बोले तो चोट पहुंचा करके, उसने मेरे दिल को आघात पहुंचाया, इसका मतलब ऐसे समझिए। आघात क्या होता है? चोट पहुंचाना। और वर्धना माने बढ़ना, मतलब चोट पहुंचाकर किसी चीज को पीट कर, धातु को पीट कर खींच सकते हैं, उसको पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं, वो तो होता है आघात वर्धनीयता। और तन्यता होता है खींचना, खींचकर धातु को लंबी की जा सकती है। लेकिन अधातु में ये गुण नहीं होता। अधातु क्या होती है? भंगुर। भंगुर होती है, तुरंत अगर हम उनको मोड़ेंगे या पीटेंगे वो टूट जाएंगी। जैसे ईंट को हम अगर नीचे दे के मारते हैं धरती में तो वो टूट जाती है, इस प्रकार अधातु भी क्या हो जाती है? टूट जाती है। धात्विक चमक होती है। धातुओं में क्या होती है? धात्विक चमक। लेकिन ये जो अधातु होते हैं चमकहीन होती है, इनमें कोई चमक नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है आयरन, सोना और चांदी। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। आगे देखिए, धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। तो प्यारे बच्चों, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु मैंने Mg ले ली, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन ले लिया मैंने O2। जब ये अभिक्रिया कराएगी, मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने संतुलित कर दी। पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? 2 Mg ये रहा, 2 Mg ये रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। धातु और जल की अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए। अब धातु और जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु सोडियम है, जल का सूत्र H2O है, तो क्या मिलके क्या बन जाएगा? इससे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जल, जब भी धातु जल से अभिक्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, और जो धातु होगी वो OH के साथ जुड़ जाएगी, सीधी सी बात है। धातुओं के धातु और जल की अभिक्रिया उदाहरण सहित। धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, समीकरण ये रही। धातुओं के 3 उपयोग लिखिए। देखो, धातुओं का पहला उपयोग है विद्युत तार बनाने में। अगर हम विद्युत के तार बनाते हैं, कॉपर का, सिल्वर का, तो वो किससे बनता है? धातुओं से। नंबर 2 है बर्तन बनाने में। बर्तन बनते हैं ना पीतल के। मशीन एवं वाहन बनाने में, मशीन भी बनाते हैं हम लोहे से और वाहन भी बनाते हैं। अधातुओं के 3 उपयोग। अधातु क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या काम करती है? श्वसन प्रदान करती है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्लोरीन क्या काम करती है? जल को शुद्ध करती है। और नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में। तो प्यारे बच्चों, मैंने तो बहुत ही आसान भाषा में शानदार तरीके से आपको एक पार्ट 3 का भाग 1 कराया है। अभी पार्ट 3 का भाग 1 मैंने आपको करा दिया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 का ही भाग 2 लेकर के आऊँगा। और प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और कमेंट में अगर आपको कहीं भी कमी दिख रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो में कुछ भी अगर आपको कमी दिखती है, क्वेश्चन उत्तर साफ समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपकी समस्या का हल भी जरूर करूँगा। और प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है बच्चों। मैं चाहता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर बने, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।